कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर शहजाद इमरान प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून 30, 2021। बैलेंस हमें दिया हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक 20,000 है, अनप्रेजेंटेड चेक्स 4,000 है, अनक्रेडिटेड चेक्स हैं 3,000 के, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक डायरेक्टली ₹1,000 है, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक ₹100 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और लास्ट में दिया हुआ इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹300 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पर एडजस्टेड कैश बुक यानी कि रिवाइज्ड कैश बुक ज़रूर बना लें। मतलब उसका जो बैंक कॉलम है ना, वो सिर्फ बना लें आप। और ये कोई बनाना मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक आपने बनाई होगी, तो वो जो 2 कॉलम कैश बुक है या जो 3 कॉलम कैश बुक है, वही कैश बुक हमने बनानी है और उसमें से हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो बैंक कॉलम है वो यहाँ पर बनाना है। ठीक है। अच्छा, अब देखना ये है कि यहाँ से वो कौन सी आइटम्स हैं जो हम लोग अपनी एडजस्टेड कैश बुक या जो रिवाइज्ड कैश बुक है बैंक कॉलम जिसमें हम सिर्फ बनाएंगे, वो कौन सी आइटम्स हैं जो वहाँ पर लिखी जाएँ। तो इसके लिए सिंपल और इजी बात वो ये है कि हर वो ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड की है या हर वो ट्रांजैक्शन जो बैंक ने की है आपके अकाउंट के साथ और आपको उस ट्रांजैक्शन का बिल्कुल भी पता नहीं है, तो उन तमाम ट्रांजैक्शंस को आप रिवाइज्ड कैश बुक में लिख देंगे और बाकी जो ट्रांजैक्शंस रह जाएंगी हम उसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो चले हम एडजस्टेड कैश बुक बना लेते हैं यहाँ पे, और इसका सिर्फ बैंक कॉलम हम बनाएंगे यानी कि बैंक कॉलम ओनली। ठीक हो गया। तो इसकी सेम जो डेबिट साइड है उस पे हम लोग डेट का कॉलम बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स का कॉलम बना देते हैं और इसके साथ हम लोग जो अमाउंट है वो लिख देंगे, साथ अपनी करेंसी जो रुपीज़ है वो भी लिख लेते हैं। इसी तरह हम जो क्रेडिट साइड है उसमें भी डेट का कॉलम बना लेंगे और साथ उसके पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लेंगे और जो लास्ट कॉलम हमारा होगा वो अमाउंट या और उसके साथ करेंसी रुपीज़ वो भी लिख लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो एंट्री नंबर 1 है बैलेंस एज पर कैश बुक ₹20,000, ये बेसिकली वो अमाउंट है कि जो अकाउंटेंट ने जब कैश बुक बनाई होगी और जून का जो मंथ है वो 30 उसकी लास्ट डेट आई होगी, तो जब उसने बैलेंस ऑफ किया होगा तो ये क्लोजिंग बैलेंस यानी कि उसने दिया होगा अपने बॉस को। ठीक है। अब आपने ये करना है कि इसी बैलेंस को उठाना है और यही बैलेंस जो उसका क्लोजिंग बैलेंस था ये आपके लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है। और आप इसको डेबिट साइड पर लिख लें, यानी कि ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद आप अमाउंट के कॉलम में यहाँ पर 20,000 लिख दें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट नंबर 4 है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली ₹1,000। अच्छा, ये होगा कि जो बैंक है उसको पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दे रखी होंगी कि फ़लाँ जगह से हमारा जो डिविडेंड है यानी कि जो हमारी इनकम है वहाँ से जो प्रॉफिट हमें मिलना है तो वो आप लेके हमारे अकाउंट में डाल दिया करें। तो बैंक ने वही काम किया होगा, बैंक ने उस जगह से डिविडेंड कलेक्ट किया और आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया। जब बैंक ने वो अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दी तो इसका तो आपको नहीं पता ना, तो इस बात का पता आपको कब चलेगा, जब बैंक स्टेटमेंट आपके पास पहुंचेगी। ठीक हो गया। तो जब उसके साथ मैच किया तो ये अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में मौजूद थी, कैश बुक में मौजूद नहीं थी। ठीक हो गया। अच्छा, इस बात को समझने के लिए और जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको समझने के लिए हम अपने पास कैश बुक और पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट वो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। और ये बात आपने इंतहाई अच्छे तरीके से याद रखनी है कि कैश बुक की डेबिट साइड पर इनकम्स रिकॉर्ड की जाती हैं और यही इनकम्स पासबुक की क्रेडिट साइड पर लिखी जाती है। इसी तरह जो पेमेंट्स होती हैं वो हम लोग अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं और यही पेमेंट्स पासबुक की डेबिट साइड पर शो हो रही होंगी। ठीक होगी बात। अब ये देखिए, ये जो डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने, इसको बैंक ने कलेक्ट करके तो हमारी इनकम बना दिया, हमारी इनकम साइड पे लिख दिया। और इस बात का हमें पता चला तब कि जब ये बैंक स्टेटमेंट हमारे पास पहुंची। तो जब हमने इसको देखा तो वो इनकम्स हमारी शो हो रही थी, लेकिन वो इनकम हमारी कैश बुक में डेबिट साइड पर मौजूद नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो हम लोग इसी इनकम को अपनी कैश बुक की डेबिट साइड में भी लिख लेंगे। तो अब आप यूँ करें कि ये जो एडजस्टेड कैश बुक है, यहाँ पर आप डेबिट साइड में डिविडेंड 1000 लिख दें। पॉइंट नंबर 5 है बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक ₹100 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, ये जो डिफरेंट तरह की सर्विसेज बैंक हमें देता है, लाइक जैसे हमारे कहने पर डिफरेंट जगहों से कैश लेके या डिविडेंड लेके हमारे अकाउंट में डाल देता है, या डिफरेंट जगहों पर हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के पेमेंट कर भी देता है, तो इन तमाम सर्विसेज के बैंक जो है वो चार्जेस लेता है और बैंक ये चार्जेस काट लेता है। और इन चार्जेस का हमें पता तब चलता है जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आती है। तो यहाँ पर भी जब ये बैंक स्टेटमेंट आई होगी तो यहाँ पर ये देखें पेमेंट साइड पे 100 शो हो रहा है, लेकिन ये 100 हमारी कैश बुक की पेमेंट साइड में नज़र नहीं आ रहा, क्रेडिट साइड पे। तो हम ये करेंगे कि इस 100 को यहाँ पर क्रेडिट साइड में अपनी पेमेंट्स में शो करवा देंगे। तो आप यहाँ पर लिखें बैंक चार्जेस और अमाउंट के कॉलम में ₹100 लिख दें। अच्छा जी, फिर पॉइंट नंबर 6 है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹300 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये सेम वही काम हुआ कि बैंक ने किसी जगह से हमारे कहने पर ₹300 कलेक्ट किए और हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, यानी कि हमारी इनकम इसको बना दिया, लेकिन यही इनकम हमारी कैश बुक की डेबिट साइड पे ये शो नहीं हो रही। तो हम लोग इसी अमाउंट को फिर यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप यहाँ पर डेबिट साइड में इंटरेस्ट लिखें और अमाउंट में 300 लिख लें। अब दोनों साइड का टोटल देख लेते हैं। मुझे ये डेबिट साइड थोड़ी बड़ी लग रही है, तो इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आ गया 21,300 और इस टोटल में से जब हम ₹100 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे, यानी कि जो अब हम कैश बुक बना रहे हैं इस कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस ये वाला होगा 21,200 का। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए आप यहाँ पर लिखें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जून 30, 2021। यहाँ पर अमाउंट लिख लें और इसके साथ जो करेंसी है रुपीज़ वो लिख लें, और इसको शुरू करने के लिए यहाँ पे लिख लें बैलेंस एज़ पर कैश बुक। अच्छा, इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि बैलेंस एज़ पर एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस था 21,200 का, यही बैलेंस हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इसी बैलेंस के साथ हमारी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शुरू होगी। और चूँकि इसकी डेबिट साइड बड़ी थी तो इस बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स ₹4,000। ये बेसिकली वो चेक्स हैं कि जो हमने अपने कस्टमर्स को इशू किए और हमने उनको अपनी पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हमने जिस कस्टमर को चेक इशू किया वो बेसिकली बैंक में अभी तक पैसे लेने के लिए गया ही नहीं, उसने ये चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। तो इसका एक तो हाल ये वाला है कि मैं इसको यहाँ से क्रॉस लगा दूँ, लाइन लगा दूँ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती। तो फिर इसका दूसरी अप्रोच ये है कि मैं इसी अमाउंट को डेबिट कर लूँ। जब मैं इसको डेबिट साइड पे लिख लूँगा, अपनी इनकम बना लूँगा, तो ये जो क्रेडिट साइड पे लिखी हुई अमाउंट है ये इसका इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लें अनप्रेजेंटेड चेक्स 4,000, और चूँकि उसको मैंने डेबिट साइड पे लिखा था इसलिए मैं इसके साथ डेबिट लिख दूँगा। अब यहाँ जो बात समझने वाली वो ये है कि ऊपर भी डेबिट बैलेंस है, उसके नीचे जो मैंने लिखा है ये भी डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस हमेशा प्लस होंगे। इसी तरह अगर ऊपर नीचे दोनों बैलेंसेस क्रेडिट हों, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर लिखा हुआ ये अगर क्रेडिट होता, नीचे भी क्रेडिट होता, तो मैं इनको फिर भी ऐड करता, ठीक है। यानी कि जो सेम नेचर के बैलेंसेस हैं, डेबिट डेबिट ये भी प्लस होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट ये भी प्लस होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी क्रेडिट होता तो हम इन दोनों अमाउंट्स को आपस में माइनस करवा देते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे और इसका जो टोटल है दोनों को ऐड करके वो इसके नीचे लिख लेंगे 25,200।
और चूँकि दोनों बैलेंसेस डेबिट थे, लिहाजा ये जो आंसर आया हमारे पास ये भी डेबिट बैलेंस है। ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 है अनक्रेडिटेड चेक्स ₹3000। ये बेसिकली वो चेक्स थे कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्होंने हमें चेक दे दिए, तो हमने इन चेक्स को अपने पास डेबिट साइड पे लिखने के बाद अपनी इनकम बनाने के बाद बैंक में भिजवा दिया कि आप हमारे अकाउंट में डाल दें। ठीक है। लेकिन हुआ ये किसी वजह से कि वो चेक बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सका। उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है, वो हम लोग इंशाल्लाह फिर कभी देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी इनकम नहीं बनी। तो अब फिर वही बात है, या तो मैं इसको यहाँ पर इसको क्रॉस कर दूँ, लेकिन इसकी चूँकि परमिशन नहीं होती तो मैं क्या करूँगा, अपनी इस इनकम को कैंसिल करने के लिए मैं क्रेडिट साइड पे इसी अमाउंट को अपनी पेमेंट बना लूँगा। ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको क्रेडिट में लिखूँगा तो इन दोनों का इफ़ेक्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिख लें अनक्रेडिटेड चेक्स ₹3000। अब चूँकि इसको मैंने वहाँ पर क्रेडिट में लिख के बताया है आपको, तो लिहाजा आप इसके साथ इस क्रेडिट लिखें। आप ये देखें कि जो ऊपर अमाउंट है 25,200 की वो डेबिट बैलेंस है और इसके नीचे हमने लिख दिया 3000, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जब डेबिट और क्रेडिट दो डिफरेंट बैलेंसेस आ जाएंगे तो हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास बनेगा 22,200। अब सवाल ये है कि ये कौन सा बैलेंस है। तो आप देखें कि जो अमाउंट बड़ी है इन दोनों में से वो 25,200 थी और ये डेबिट बैलेंस है, तो लिहाजा जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आया है वही बैलेंस हम लोग इसके साथ लिखेंगे। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।